हाय गाइस, दिस इज शेखर खरे। वेलकम टू आईटीसी। सो गाइस, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइस जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ये पूरी सीरीज है जो कि बेसिकली हम लोग की जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होगी, ठीक है, या जो और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगी। तो गाइस, आई होप सो आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये टाइम ऐसा है, ये जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, अब यहां से हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे अब उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा और डेप्थ में लेना चालू करूंगा। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मोंटागू क्लेम्स रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसको मोंटागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। हालांकि ये एक रिपोर्ट थी, ठीक है, उस रिपोर्ट के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एस्टैब्लिश हुआ, या ये कह सकते हैं कि पास आउट हुआ। अच्छा, तो अब ये आया कहां से, ये बात देखते हैं। गाइस देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, यानी कि जो काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 था, वो उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म फेल टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस ऑफ नेशनलिस्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यानी कि जो मांग की गई थी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था वो इस चीज के लिए फेल अप कर गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहां पे रोल आता है। कैसे, समझो। यहां पे अगर मैं देखूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ा सा पार्टिसिपेट करती है। अब आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1885 में। याद रखना गाइस, पूछा जाता है। ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एस्टैब्लिश हुई थी। अब हुआ क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टैब्लिश तो हुई, उसके बाद ये हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चली थी, और उसके बाद अगर आप ये डेट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उसके बाद ही आया है। अब क्यों, कॉन्सेप्ट क्या था यहां पे समझना। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया था। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की एक कैंपेन चलाई थी जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट। ये इसको याद रखिएगा, होम रूल मूवमेंट, ये हम लोग जनरली भूल जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक कैंपेन चलाई थी जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस चीज की डिमांड काफी बढ़ गई। ठीक है, किसकी? सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड जो है यहां पे बहुत बढ़ जाती है। तो जब यहां पे डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है कि अगस्त 20, यहां पे मैं लिख रहा हूं अगस्त, सॉरी गाइज, यहां पे अगस्त 20 में, अगस्त 20 1917, ओके, सो 1917 में गाइस ब्रिटिश गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन पास करती है। ये बहुत अच्छे से सुनिएगा, अगर हम लोग लक्ष्मीकांत देखें तो वहां पे ये जो है अगस्त 20 से चालू होता है। ठीक है, बट ये जो पीछे की कहानी मैंने आपको बताई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 स्टार्ट कहां से होता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फेल कर जाती है कुछ सेटिस्फैक्शंस को। ठीक है, कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आईएनसी एक्टिवेट हो जाती है और एक कैंपेन चलाती है फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब सेल्फ गवर्नमेंट की पॉपुलर डिमांड होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 20 अगस्त 1917 को एक डिक्लेरेशन पास करती है जिसमें कि ये लिखा होता है, इंक्रीजिंग द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन and the gradual development of self-governing institution with the view to progressive realization of responsible government।
इन ब्रिटिश इंडिया एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब आपको समझ में आएगा गाइस कि देखो, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नाम से वो एक्ट चलाया गया था। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो तो अभी तक जितने हम लोगों ने एक्ट पढ़े हैं वहां पे किस तरह से इंडियंस की एसोसिएशन या नंबर ऑफ इंडियंस काफी धीरे धीरे कम थे। ठीक है, लेकिन यहां पे ये कह रहे हैं क्योंकि यहां पे बात आईएनसी ने किसकी रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने एवरी ब्रांच मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियंस बढ़ा दी थी। ठीक है, हर यानी कि मेंबर्स जो है इंडियन मेंबर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, आई होप सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक उसके पीछे की काफी हिस्ट्री रही है। अब आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पास हो गया 1919, उसके फीचर्स क्या हैं ये भी देख लीजिए। तो फीचर्स गाइस ये हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, डिवोल्यूशन रूल। आहा, ये एक बात अगर आप देखो तो ये डिवोल्यूशन रूल क्या है। उसके बाद यहां पे आता है डायआर्ची, इंक्रीज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकेमरल लेजिस्लेचर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी एंड सीपीएससी। जो तुम लोग अभी पब्लिक सर्विस की एग्जाम देते हो ना और यूपीएससी की एग्जाम देते हो, उस टाइम पे ये इस तरह की एग्जाम्स हुआ करती थी। सेंट्रल जो आज हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं वो बेसिकली उस टाइम पे सीपीएससी हुआ करता था। ठीक है, अब एक चीज और समझो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यार, रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। यहां पे गाइस एक बात समझने की कोशिश करो, इसको डेवोल्यूशन रूल क्या, ये डेवोल्यूशन रूल क्या है बेसिकली यार। एक चीज मैं बताऊं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जितने भी रूल्स बने थे ना, उसको डिवोल्यूशन रूल कहा जाता है। या ये आप ये कह सकते हैं कि जितने रूल उसमें लिखे हुए थे, जो स्टैट्यूटरी रूल्स उसमें लिखे हुए थे, जितनी भी चीजें उसमें लिखी हुई थी, वो बेसिकली क्या हो गई थी, डिवोल्यूशन रूल कहा जाता था। अब यहां पे बात आती है कि रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस का क्या मतलब है। देखो समझो यहां पे मेरी बात, यहां पे बात ये आई थी कि यार सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, इनको डिवाइड कर दिया गया था। समझ पा रहे हो मेरी बात। ठीक है, सेंट्रल ऑफ प्रोविंसेस डिवाइड कर दिया था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग रखा था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग रखा था। ठीक है, तो अगर आपको बताऊं तो जो सेंट्रल का कंट्रोल था ओवर प्रोविंसेस, ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि प्रोविंसेस अब अलग काम करती थी और सेंट्रल अब अलग काम करती थी। कहने का मतलब था कि इसका कंट्रोल इस पर से उतना नहीं रखा गया था, उतना हटा दिया गया था, यानी कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी फ्री कर दिया गया और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी फ्री कर दिया गया। यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो लेजिस्लेटिव लिस्ट थी वो अलग कर दी गई, या ये आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो है अलग कर दिया गया था दोनों का। आई होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इवन द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, even the sources of revenue were divided into two categories guys, जिसकी वजह से प्रोविंसेस खुद का एडमिनिस्ट्रेशन भी चला पाए। समझ पा रहे हो मेरी बात, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन भी चला पाए। तो अब यहां पे बात समझने की कोशिश करना कि अब हुआ क्या। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो अब मैं थोड़ा सा यहां पे आगे की बात करता हूं। ओवरऑल यहां पे जो रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल था, ओवरऑल यहां पे बात ये आती है कि दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अलग कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझो, जब सी एंड पी दोनों अलग हो गए, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दोनों सिस्टम्स अलग हो गए, तो अब क्या हुआ गाइज यहां पे कि जब ये दोनों अलग हुए तो यहां पे दो तरह की लिस्ट बनी थी। ठीक है, यहां पे दो तरह की लिस्ट बनी थी। अगर मैं आपको समझाऊं तो बात समझना, यहां पे दो तरह की लिस्ट बनी थी। जो सेंट्रल मैटर से रिलेटेड थी वो सेंटर के पास थी, और जो प्रोविंशियल मैटर से रिलेटेड थी वो प्रोविंशियल के पास थी। दूसरी बात क्या हुआ कि यही चीज, ये जो प्रोविंशियल लिस्ट थी, ये आगे चल के दो चीजों में डिवाइड हुई। एक का नाम हुआ रिजर्व्ड लिस्ट और एक का नाम हुआ ट्रांसफर्ड लिस्ट। मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा गाइस, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं आपको। एक का देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट डिवाइड हुई तो क्या हुआ कि सेंट्रल रिलेटेड मैटर सेंटर के पास होंगे और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होंगे वो प्रोविंसेस के पास होंगे। दूसरी बात,
ये जो प्रोविंसेस थी ये दो टाइप के लिस्ट में डिवाइड हो गई थी, जिसका नाम था रिजर्व्ड लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट। एंड दिस सिस्टम या दिस ये जो हम लोग का यहां पे बाइफर्केशन हुआ, दिस सिस्टम इज नोन एज डायआर्ची। आई होप सो अब आपको क्लियर हुआ होगा गाइस, ठीक है, कि डायआर्ची कहते किसको है। ठीक है, अब यहां पे समझना कि ये रिजर्व लिस्ट क्या है एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट क्या है। रिजर्व लिस्ट गाइस ये थी कि ये जो लिस्ट थी रिजर्व लिस्ट, ये कंसेंट ऑफ मिनिस्टर्स पे बनती थी, और जो ट्रांसफर लिस्ट है ये विदाउट कंसेंट ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी। यानी कि रिजर्व लिस्ट के लिए यहां पे थोड़े से क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस थे, और ट्रांसफर्ड लिस्ट के लिए उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था। आई होप सो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में डायआर्ची किसको कहते हैं। गाइस मैं आपको सच बताऊं तो अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं अभी भी जो ये कहते हैं कि सर मेरे को डायआर्ची नहीं पता कि डायआर्ची किसको कहते हैं या बाइकेमरलिज्म किसको कहा जाता है। सर ये तो बिल्कुल पता ही नहीं कि यहां से किस तरह से ये चीजें कहां से स्टार्ट होती हैं। सो गाइस आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि डायआर्ची क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन वहां पे जो है डायआर्ची का हो जाता है। डायआर्ची एक अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस एक वर्ड है डायआर्च, उससे निकल के आया है ये वर्ड डायआर्ची। ठीक है, तो अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझना किस तरह से कि भाई जो चीजें जैसे पहले चल रही थी गाइस, ठीक है, जैसे चल रही थी बिल्कुल वैसे की वैसे ही चल रही थी। जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी बिल्कुल उस तरह से चल रही थी। तो अब हुआ क्या कि सेंटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी, मतलब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ाई गई। मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ाई गई। उस टाइम पे किया गया, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई, और गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो उस टाइम पे रिमेन रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द एवरीथिंग। उसके बाद वहां पे क्या हुआ गाइस कि इंडियन लेजिस्लेचर में और रिप्रेजेंटेटिव ला करके बाई कैमरल लेजिस्लेचर यूज किया गया। अब ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है गाइस, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये है जो अपना लोअर हाउस होता है, आपको याद होगा, अपर हाउस होता है, यह भी आपको याद होगा। लोअर हाउस को आप लोकसभा बोलते हैं और अपर हाउस को आप राज्यसभा बोलते हैं। आई होप सो आपको याद हो गया होगा, और ये अपने इंडिया में एग्जिस्ट करता है, डायआर्ची नहीं है। ओके, क्लियर है। तो गाइज ये था सिस्टम कि किस तरह से यहां पे हम लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर पढ़े, किस तरह से हम लोग डायआर्ची पढ़े, और डिफरेंस बिटवीन डायआर्ची एंड बाइकेमरलिज्म क्या है, कि डायआर्ची कहते किसको है, कि प्रोविंशियल लिस्ट बेसिकली दो टाइप के सब लिस्ट में कन्वर्ट हो गई थी, दो टाइप के लिस्ट में सब डिवाइड हो गई थी, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। तो ये जो सिस्टम था उसको डायआर्ची कहते थे। और बाइकेमरलिज्म भी मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटर दो टाइप के थे, अपर हाउस लोअर हाउस, जिसको हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के नाम से आज के टाइम पे जानते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस हुआ क्या था कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग अगर एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स को और बढ़ा दिया गया था बाद में। ठीक है, उसमें 6 मेंबर्स को और बढ़ा दिया गया था। उसके बाद हाई कमीशन की ऑफिस इंडिया के लिए लंदन में शिफ्ट करी गई थी। ठीक है, हाई कमीशन की ऑफिस इंडिया के लिए लंदन में करी गई थी। ओके, उसके बाद गाइज अगर देखें तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी एंड सीपीएससी हुआ था। ठीक है, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, सो गाइज आज का ये लेक्चर आई होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड्स वगैरह आपको पढ़ाऊंगा। तो गाइज आगे की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो इसमें नहीं समझ में आया है तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।